बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज फ़ैसला आया है बानी पीटीआई और उनकी बेगम बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड का ये जो केस था, बिलाखिर ये फ़ैसला 3 मरतबा मौखर होने के बाद फ़ैसला आया। अडयाला जेल के बाहर आज जवाब दो प्रोग्राम हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी यहाँ पर MNAs मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं, इस सज़ा पर रद्द-ए-अमल क्या है और इस सज़ा के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, और ख़ास तौर पे ये जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा था क्या वो जारी रहेगा। आर्मी चीफ से मुलाकात और दीगर जो मामलात हैं इनके ऊपर आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आइए लिए चलते हैं। अलीमा साहब, आज तैयार थे आप लोग? इस सारे आपको लग रहा था, यकीन था? वो हसन अयूब ने हमें फ़ैसला कोई 2 हफ्ते पहले सुना दिया था। हमें पता था क्या फ़ैसला आना है, क्योंकि टीवी के ऊपर और पता नहीं ट्वीट्स के ऊपर सब जगह तो आ गया था। और मेरे ख्याल में कल महन बुखारी ने भी सुना दिया था। जज साहब ने तो सिर्फ तकल्लुफ़ ही किया। तो अब क्या होगा? मुज़ाकरात की बात भी चल रही थी, चेयरमैन PTI मिले भी। आपको ये बताती हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान को जो दुख करना चाहिए कि आज वो दिन आ गए हैं कि जुर्म, अगर आप सोशल वर्क करें, आप लोगों की फलाई बहबूद के लिए काम करें, वो जुर्म बन गया है। अब ये सोचें कि हमारे मुल्क का क्या हाल है। अगर आप इसको लूटते हैं, इसको नोचते हैं, आपकी जेबों से सबका पैसा, इन बच्चों का मुस्तकबिल लेकर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, आप मुल्क के सरबराही करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के लिए काम करते हैं, याद रखें इस वक्त आप लोगों के साथ ये हो रहा है, इमरान खान के साथ नहीं हो रहा। याद रखें, ये जो सज़ाएं मिल रही हैं ये लोगों को मिल रही हैं। आज वो फ़िलहाई इदारा, आप आज अगर दीन की बात करेंगे वो जुर्म है, आपका इदारा बंद कर दिया जाएगा। अगर आप नेकी करेंगे, कोई लोगों की भलाई के लिए बात करेंगे, वो भी जुर्म है। क्योंकि इमरान खान की तकलीफ़ उन लोगों को है जो एक नया रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को कि आप ये रास्ता करो, अपने लोगों का सोचो, आप देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। अब इस वक्त जो लेने वाले हैं वो आपके मुल्क का कंट्रोल संभाले बैठे हैं और उनको फ़िक्र ये है कि लोगों को गलत रास्ते पे इमरान खान ने जो लगा दिया है कि आप अपने मुल्क की फ़िक्र करो, अपने मुल्क को दो, जुल्म का के ख़िलाफ़ खड़े हो। ये इमरान खान ने इसके अलावा कोई बात की है किसी से? तो सज़ा सुन लें। अगर आज वो जुर्म बन गया है ना, इमरान खान को कबूल है, ठीक है, वो जेल में बैठने को तैयार हैं। वो कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी जेल में डाल दूँगा। लेकिन अब सबको फ़िक्र करनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों देख लो, आप अगर इमरान की कोई गवाही दे दे, एक बंदा आके कि इमरान खान ने किसी से कुछ लिया है या कोई चोरी की है, कोई पाकिस्तान में आपको बंदा नहीं मिलेगा। आज सीरत-उन-नबी पढ़ाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना, आप क्या फ़िक्र कर रहे हैं? आज जो इदारा इमरान खान का ख्वाब है कि मैं ऐसा इदारा बनाऊं जिसके अंदर हम उनकी सीरत-उन-नबी पढ़ें, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पढ़ें, आज इनकी मुहिम ये है कि उसको बंद कर दें। आप देख लें, ये साजिश आपको साबित हो गई। आज उन्होंने कहा ये ज़ब्त किया जा रहा है इदारा, ये एक इदारा ज़ब्त करके बंद करने लगे हैं। आप ये सोच लें सिर्फ। फैसल चोई साहब, क्या आप लोग यही उम्मीद कर रहे थे जो हुआ, जो फैसला है? हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद थी। हम तो 23 दिसंबर से वेट कर रहे थे और जो इमरान खान साहब ने हमें जो है पोस्ट सेंटेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट्स भी एक्सचेंज कर दिए थे। ये जो गुफ्तगू हमने की है ये हमें पहले से ही हमने तैयार थे। हमारे लिए तो जो हैरानकुन फैसला होता है अगर एक्विटल हो जाता, तो एक्विटल नहीं हुआ, सज़ा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। हमारी नज़र में पाकिस्तान में निज़ाम अदल जो है 26वीं तरमीम के बाद वैसे ही तहस नहस हो गया और अदालतें कंट्रोल्ड हैं। और ये जो लोअर कोर्ट्स की अदालतें हैं ये तो इंतहाई दबाव के तहत काम कर रही हैं। इस केस के मेरिट डीमेरिट्स को कैसे देखते हैं? यानी मलिक रियाज साहब का नाम आता है, अंदर भी खान साहब ने हमारे साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जी ये ज़मीन तो ऐसे पड़ी थी और ये तो पहाड़ थे, अगर मैंने पैसे कमाने होते तो मैं किसी और तरह से कमा। देखिए, ट्रस्ट मनी में तो पैसे नहीं कमाए। मलिक रियाज साहब का नाम आने का मतलब तो ये थोड़ी है कि हर चीज़ पे मलिक रियाज साहब के वो पैसे जो ये शुरू कहाँ से हुआ? हसन नवाज़ ने अपनी प्रॉपर्टी जो है 9 अरब रुपए का फ्लैट था वो 18 अरब रुपये अली रियाज को बेची। अब पहले सवाल तो ये है 9 अरब रुपये कहाँ से आए? ज़ाहिर नवाज शरीफ के पैसे थे जैसे पनामा में थे, वो जो 4 फ्लैट्स थे, और 18 अरब रुपये में दुगने दामों पे क्यों बेची गई? यार ये किसी फेवर का
कोई था, इसका जवाब मिलना चाहिए। और वो फेवर जो है क्यों एक्सटेंड की गई? तो जो ये नवाज शरीफ की फैमिली जो है, ये हर जुर्म का खुरा इधर क्यों जाता है? ये हर जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो भी होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं के घर की तरफ जाती है। अब जो आप स्टेटस है इसमें मलिक रियाज साहब को आप कहाँ पे देखते हैं, यानी आपका रद्द मौक़िफ़ नहीं, मलिक रियाज साहब तो इसमें सिर्फ 8 जो मुसलमान थे उसमें सिर्फ 2 को टारगेट किया गया, बाकी तो सारे जो हैं वो बाहर हैं। मलिक रियाज साहब इस हवाले से क्या होगा आपका मौक़िफ़, क्या कि उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें लाया जाए? देखिए, मलिक रियाज साहब में केस ही नहीं है, ये केस क्रिमिनल लाइबिलिटी का केस ही नहीं है, ये फौजदारी केस बनता ही नहीं, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का केस ही नहीं है। तो इसमें मैं तो मलिक रियाज साहब क्या, मैं तो इसमें इमरान खान साहब की क्विटल चाहता हूँ। बिकॉज आप लोग कितने कब से तैयार थे? उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी अपना सामान लेके आई थी। हाँ बिल्कुल, ये पिछली बार भी लेके आए थे, हम तैयार थे, हमारे लिए कोई ये तो अच्छा। जब आपको इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है तो फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा? मुज़ाकरात तो फिर और देखिए, मुज़ाकरात हो या जो भी, उम्मीद नहीं हो तो को नहीं है, उम्मीद तो अल्लाह से है कि देखते हैं, लेकिन जाना तो इसी रास्ते पे है ना, कोई और रास्ता तो आइन और कानून में है नहीं। ये सारे इस सज़ा के बाद मुज़ाकरात पे कोई असर पड़ेगा इसका? तलखी तो ज़रूर आएगी, तलखी आएगी? तलखी डेफिनेटली आएगी। आप कहते हैं कि कोई सिलसिला रुक तो नहीं जाएगा? नहीं, रुक ना तो नहीं है, हमें पहले से क्योंकि पता था, तो हमें पता था ये मुज़ाकरात का जो भी मामला है, इसलिए हमने तो हुकूमत को सारा एक मामला करके दिया है। ये सज़ा का कोई असर नहीं होगा, ये सज़ा विल भी इंशाल्लाह हाई कोर्ट से पहले 4 फैसलों के अंदर सेटिस्फाइड हो जाए। आर्मी चीफ से मुलाकात चेयरमैन पीटीआई की, बानी पीटीआई की अप्रूवल से हुई? नहीं, कल गौर साहब ने आके उनको ये ब्रीफ किया था मुलाकात के ऊपर। हाँ, उन्हें नहीं पता था पहले? नहीं, उनको नहीं पता। यानी इसका मतलब है कि ये अचानक मुलाकात हो गई और फिर बानी पीटीआई को बताया? वो जेल में है ना, तो जेल में एक्सेस भी नहीं होती, इन्फॉर्मेशन भी कंट्रोल जाती है। चले, तो वहाँ पे मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, वो गौर साहब ने सारा ब्रीफ किया है। तो पार्टी इसको कोई पॉजिटिव अंदाज में देख रही है? देखिए, इमरान खान साहब ने तो कल इसको ये कहा है कि देखिए, मुल्क में जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं, दहशतगर्दी, दूसरे संजीदा मसाइल जो हैं, वो तो सर उनके बगैर एड्रेस नहीं हो सकते ना, वो बातचीत के साथ ही एड्रेस होंगे। और ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट आप अभी भी पावरफुल प्लेयर हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। ये मामला तो आते जाते रहते हैं, कोई इतने घबराने की जरूरत नहीं, हम पुरज़म हैं। और इमरान खान का जो नज़रिया है, इमरान खान की जो आइडियोलॉजी है, वो हम उसको आगे लेके चलेंगे। इसका मतलब सज़ा को भी चैलेंज करने के लिए आप पहले से तैयार थे? हाँ हाँ, हमारी अपील तैयार है, हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने। बहुत शुक्रिया। Thank you. सेनेटर साहब, क्या आज आप लोग सब पहले से तय था, आपको पता था कि आज यही फैसला आ रहा है, आप लोग तैयार थे? सिर्फ हमें नहीं पता था, मेरा ख्याल है मीडिया में भी ये बात हो रही थी, लोग ट्वीट्स भी कर रहे थे और बड़े बयान भी आ रहे थे दूसरी साइड से कि ये जजमेंट आएगी। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि जो शिकें लगाई गई हैं वो भी लोगों ने पहले बता दी थी। तो मुझे लगता है ये कि लिखा हुआ था ये फैसला पहले से ही। नहीं तो इतने ज़्यादा लोगों को मालूमात में किस तरह से इजाफा हुआ, यानी किस तरह से? देखिए जी, मेरी नज़र में ये, अगर मैं इसको बिल्कुल इम्पार्शली भी देखूँ इस केस को, तो ये केस इतना फेक केस है, इतना बेबुनियाद केस है कि इसमें सज़ा हो नहीं सकती थी। मुझे लगता ये है कि जिस तरह पहले केस थे, आपको याद होगा साइफर केस था, तोशाखाना 1 केस था, दूसरे केसेस थे, वो सारे ये मैनेज्ड केसेस हैं। ये प्रेशर डाला जाता है, वो जज साहिबान पे वो फैसला कर देते हैं, लेकिन जब हम अपील करते हैं उसके 1 मिनट बाद वो अपील में सज़ा भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कन्विक्शन को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अपील में जाएंगे? मंडे में इंशाल्लाह हम जाएंगे और इंशाल्लाह ये सस्पेंड हो जाएगा। और आप लोग ये तो कर रहे थे कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को इसी तरह से सज़ा? जी, एक्सपेक्ट यही कर रहे थे हम, और इसमें कोई हमें परेशानी भी नहीं हुई और हैरानी भी नहीं हुई। तो क्या आर्मी चीफ से मुलाकात चेयरमैन पीटीआई की और आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो मुज़ाकरात का जो डेकोरम है वो उसी तरह कायम रहेगा, मुज़ाकरात उसी तरह स्मूथ होते रहेंगे या क्या होगा? जी देखिए, मुज़ाकरात में तलखी तो ज़रूर आएगी, लेकिन मुज़ाकरात अपनी जगह चलने हैं वो। और इमरान खान साहब ने तो पहले भी कहा था कि मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगनी, मैं तो अदालतों से ही फैसले कराऊंगा। तो ये अपनी जगह चलेगा, वो अपनी जगह चलेगा। हमने तो कोशिश की कि खान साहब से भी ये पूछें कि आर्मी चीफ से मुलाकात उनकी अप्रूवल से हुई नहीं हुई, क्या ऐसा हुआ था? यानी चेयरमैन साहब ने बानी पीटीआई से पहले अप्रूवल ली, फिर मुलाकात हुई, सब कुछ पता था खान साहब को? नहीं, देखें, ये मुझे मालूम नहीं है, आज भी मौका नहीं मिल सका ये पूछने का। मुझे तो नहीं पता था कि ये चल रही है, तो ये सज़ा के बाद क्या बात हुई? खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे कोई घबराहट नहीं, आप भी ना घबराएं, आप फाइल करें डट के केस, अपील करें हाई कोर्ट में, और ये अच्छी है कि सज़ा हुई,
ताकि लोगों को पता चले, पब्लिक को पता चले कि हमारे जस्टिस सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी ज़ाती मुफाद के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। आप पंजोता साहब, ये क्या है 190 मिलियन पाउंड केस? आपके मुखालफिन कहते हैं कि आप लोगों ने मलिक रियाज साहब से फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया, और आप लोग कहते हैं हमारी जेब में तो आया कुछ नहीं, देखो भाई हमने तो बनाया, एक यूनिवर्सिटी बनाई है, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये अवाम को इस मसले से निकालें, ये वो पैसे किधर गए, किसने किया, और क्या ज़रूरत और क्या नौबत थी कि जब काबीना को बंद लिफाफे देने पड़े? देखिए, बात यह है कि जो आपने बात की है ना कि फ़ायदा जो है वो कहाँ हुआ है, तो फ़ायदा तो हुआ है, फ़ायदा तो बिल्कुल 9 अरब का हुआ है। और हुआ किसको है? वो शरीफ ख़ानदान को हुआ है। और जिस मामले के ऊपर ये रकम जो है वो फ्रीज़ की गई थी, वो इसी वजह से फ्रीज़ की गई थी कि 9 अरब की प्रॉपर्टी है, तो आपने जो है वो नवाज़ शरीफ से प्रॉपर्टी जो है वो 18 अरब में क्यों ख़रीदी है? तो वो जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी उस बुनियाद के ऊपर फ्रीज़ की गई थी, जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ को आज जेल में होना चाहिए था, उसके बेटे को आज जेल में होना चाहिए था, उससे हिसाब मांगना चाहिए था। इमरान खान से हिसाब मांगा गया, उसने बता दिया कि वो पैसे जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, वहाँ से हुकूमत पाकिस्तान के पास गए। जो केस था यहाँ पर, उस केस के अंदर ये नहीं था कि वो जो रकम थी, जो पैसे थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग के थे, ये तो केस के अंदर था ही नहीं, बल्कि यही था कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है। आपने एक सीक्रेट तरीके से सारा काम किया, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी, जो बरतानिया का लॉ है उस मुताबिक एक फैसला हुआ था। अगर पाकिस्तान जो है वहाँ पर केस लड़ता, 100 मिलियन पहले ही हम पैसा उड़ा चुके हैं कि ये पैसा हमारा है। तो जब ये रकम फ्रीज की गई थी कि पब्लिक नहीं करना इस सारे मामले को, और कैबिनेट के सामने जब आपके उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि भाई ये बंद लिफाफा आया था, उन्होंने कहा बस इस पे बात नहीं करनी, शेख रशीद ने कहा, फवाद चौधरी ने कहा। नहीं, देखें, बात यह है कि जो 3 गवाह पेश किए गए ना इसके अंदर, एक था परवेज़ खटक, एक जुबैदा जलाल और तीसरा आज़म खान। आज़म खान के ऊपर जो बनाया गया था केस, उसके मुताबिक भी उसने गवाही नहीं दी। उसने कहा कि मैं काबीना के अंदर था ही नहीं। नंबर 1 आ गया। नंबर 2 आ गया जुबैदा जलाल। जुबैदा जलाल ने कहा कि हमने गुडविल के अंदर के एक अच्छा काम हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर दस्तखत किए। रिबटल हो गया कि उन्हें पता था या नहीं था। इसी तरह से जो परवेज़ खटक का रोल था, जो केस में बनाया गया था, उससे वो भी मुकर गया कि हमारे सामने यूँ नोट आया था, पता सबको था कि पैसे आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएंगे, इमरान खान के ज़ाती अकाउंट में नहीं आएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े रहे, उससे अरबों रुपया फ़ायदा जो है वो वहाँ से हुआ, और वो पैसे अब इस वक्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास जा चुके हैं, बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं है। सवाल तो ये था कि सबको खुफिया रखने की, कैबिनेट के सामने ऐसे करने की नौबत क्यों आई थी? देखिए, यानी एक खान साहब आप कानूनी टीम में है, मैं बताता हूं, उन्होंने बताया होगा ना कि यार इसका ये वजह थी, इसकी मंतक ये थी। मैं आपको बताया है कि अगर हम जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी वो इस वजह से हुई थी क्योंकि बरतानिया के लॉ के मुताबिक जो है अगर हम वहाँ पर केस लड़ते, हम पाकिस्तान केस लड़ता और कहता कि ये हमारा पैसा है, तो उसको साबित करने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग जाता। पाकिस्तान को नुकसान होता, आप ये कह रहे हैं? पाकिस्तान को नुकसान होता, उसके अंदर यानी कि पैसा लगता जो वकालत के अंदर था, उसके बावजूद भी ये नहीं पता था कि पैसा पाकिस्तान का है या नहीं। जब उसने डी फ्रीज कर दिया, बरतानिया की एजेंसी ने, उन्होंने कह दिया कि ये रकम जो है ये सस्पिशियस थी और हमने अपनी तमाम तहकीकात की हैं, तो ये रकम जो है इसकी है, अब ये पाकिस्तान ले जाना चाहता है तो ले जाए। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के तहत वो जो मामला था वो कबीना के सामने आया, कबीना के सामने मंजूरी दी गई। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन जो है ये तो पहले ही हो चुकी थी, ये पहले ही, यानी इसका सिलसिला जो है ये पहले ही स्टार्ट हो चुका था, पैसे पहले ही आ रहे थे। ये जो सारा मामला था कबीना के सामने रखा गया था, जिस वक्त अप्रूवल ली गई थी, तो उसको वैलिडिटी करार देने के लिए कि ये वैलिडिटी हो जाए, जो उसके अंदर आ जाए कि ये जो मामला आ रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो उसको लीगल जवाब एक दिया जाए। ठीक है, मुझे आप ये बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, तो ये जो एक तासुर तो ये आया कि आप लोग कहीं डील करने जा रहे हैं कोई मामला, और आज खान साहब भी कह रहे थे कि मैं डील नहीं करूंगा, लेकिन ये मुज़ाकरात आखिर किस बात पे चल रहे हैं? यानी इतनी बड़ी मुलाकात हुई है, कोई वजह होगी इसके पीछे कोई? देखिए, जो मुलाकात हुई खान साहब गौर साहब की, गौर साहब ने बिल्कुल बताया खान साहब को, और मेरे सामने ही खान साहब ने बात की थी, एतमाद में लेके हुई थी मुलाकात? एतमाद में लेके हुई थी। ठीक, थैंक यू। ये सज़ा के बाद जो माहौल बना है, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ से जो मुलाकात है, क्या मुज़ाकरात का जो अमल है, क्या उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है या सिर्फ ये सियासी जमातों के दरमियान हो रहा है, इस सारे के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और सज़ा के ऊपर रद्द अमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का?
सर ये सारी जो इमरान खान साहब ने अप्रूवल दी थी इस आर्मी चीफ की मुलाकात की, ये उनकी अप्रूवल से मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब के? देखो हमारे पार्टी में कोई चीज़ नहीं होती जब तक हम खान साहब से यानी पहले खान साहब से हमारी देखो ये एक लॉ एंड ऑर्डर पे हमारी मुलाकात है। और इसमें उन्होंने कहा कि आपको मना किया गया कि आप सियासी बात ना करें आर्मी चीफ की जानिब से, क्या ऐसा हुआ? अच्छा ऐसा हुआ बैरिस्टर साहब कि आर्मी चीफ ने मना किया कि आप सियासी बात ना करें? देखो मीटिंग की बात वो छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट हुआ ना, आपकी नहीं तस्दीक तस्दीक चाहिए। जो भी है लोग जो अपनी पहले आपने तस्दीक की कि मुलाकात नहीं की, फिर बाद में बताना पड़ा कि मुलाकात हुई है, ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या बनी? अच्छा आप इसका जवाब नहीं देना चाहते? नो कमेंट्स क्या है कि बात खत्म कर सकते हैं आप? अगर आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते तो नो मैं इंटरनेशनल मीडिया से मैं नो बात कमेंट्स कैसे? आई वुड रिस्पेक्ट। आप क्या कहेंगी आज ये सज़ा और देखिए जी, हम इस पे के लिए मेंटली फुली प्रिपेयर्ड थे। हाँ, हुकूमती टाउट्स कल रात से कह रहे थे कि बुशरा इमरान खान साहब और खान साहब को सज़ा होगी, इतने सालों की सज़ा होगी। ये समझते हैं कि ये सज़ाएं देकर खान साहब को उनके मकसद से पीछे कर लेंगे, बुशरा इमरान खान साहिबा को प्रेशराइज़ कर लेंगे। ये इनकी भूल है और आज उन्होंने फ़ख्र से अंदर गिरफ्तारी दे दी है। वो आई भी थी, अपने पूरे सामान समेत आई थी। यही क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तो खान साहब भी यही कह रहे थे और वकला भी कि हमें इस वक्त है कि बुशरा साहिबा को सज़ा होगी या नहीं होगी, ये एक मेन है। नहीं, वो बुशरा इमरान खान साहब अपना पूरा घर से सामान पूरी तैयारी से आई थी, पूरा सामान, उनका बैग, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके कपड़े, उनके कंबल और उनके जेल मैनुअल के मुताबिक जो बर्तन चाहिए वो सारा कुछ हम लेकर आए हैं। बुशरा इमरान खान साहिबा जिस गाड़ी में गई है अपने साथ वो सामान भी अंदर लेकर गई है। उनका सामान अभी इस टाइम डिप्टी सुपरडेंट के कमरे में पड़ा हुआ है और वो अंदर गई, उन्होंने अपना फैसला सुना और अभी जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ है वो हम पूरी करें। क्या कोई इस पे पार्टी को एहतजाज भी करेगी? देखिए जी, हम अदालत जाएंगे और हमने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम हमारे साथ है। हम खड़े थे, खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और खान साहब और बुशरा इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और हम मुकाबला करेंगे। सबा सादिक साहिबा, ये तो नवाज शरीफ साहब के अडयाला जेल जाने के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आज क्या वजह है? बात यह है कि आज बहुत बड़ा एक अवामी फ़ैसला था और उस फैसले को, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम ये फ़ैसले को सुनने के लिए आए थे कि हमारी अदलिया आज़ाद है और आज़ाद अदलिया के फ़ैसले जो हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके ऊपर मनवन तस्लीम होना चाहिए। और पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको ये फ़ैसले तस्लीम करने चाहिए, बजाय इसके कि आप इंतशार मुल्क के अंदर फैलाएं, आप बदअमनी की सियासत करें। तो आप कह रही हैं कि आज फैसला सुनने के बाद आपका यकीन पुख्ता हो गया कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान की अदालतें आज आज़ाद हैं और आज की आज़ाद अदालतें आज़ाद फैसले कर रही हैं। तो इस वक्त यानी ये कोई बाकायदा एहतमाम था या बस आज लोगों ने सोचा कि भाई चलना चाहिए? देखें, आज का ये दिन जो था इस हवाले से अहम था कि एक बहुत बड़ा जो 190 मिलियन पाउंड का जो ये मामला था, इसके ऊपर पूरी आवाम की नज़रें थी और हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपको पता है पूरी ज़िंदगी हमारी जद्दोजहद के अंदर गुजरी है। वो तो खान साहब तो अंदर कह रहे थे कि सियासी इंतकाम है, अच्छी काम किए हैं। देखिए, अब मैं अगर बात करूं कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के मौक़िफ़ की, तो ये जब मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो ये बात मुल्क और कौम के मुफाद की बजाय ये ज़ात के मुफाद की बात करते हैं और अपने NROs के ऊपर बात करते हैं, अपने फ़ैसलों के ऊपर डील करने की कोशिश करते हैं। तो मुज़ाकरात सिर्फ मुल्क और कौम के मुफाद में होने चाहिए, बैठना चाहिए तो मुफाद मुल्क और कौम का देखना चाहिए। अभी भी आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं? आप असेंबली के अंदर देखें इनके क्या रवैये हैं, ये क्या वहाँ पे अपना कारकर्दगी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आज भी हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए जो हैं इनके आगे हाथ बढ़ाएंगे। आए, बैठे, मिल के मुल्क और कौम के लिए सोचें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया जी। इमरान शफकत साहब, ये हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, आपने सज़ा सुनी, क्या आपके क्या तासुरात है इसके ऊपर, क्या आप रद्द-ए-अमल देंगे? हम इकट्ठे वहाँ पर मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि एक तो मैं जो देख रहा था बात की इमरान खान साहब के जो चेहरे के तासुरात थे, उनके फ़ैसला सुनने के बाद उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो मैंने थोड़ा सा नोट किया। तो वो बाकायदा परेशान हुए, उनके चेहरे का रंग उतरा और फिर उसके बाद वो गुस्से में भी आए। फिर वो जो उन्होंने गुफ्तगू की और अपनी सज़ा को उन्होंने खालिस्तन जो है वो सीरत के लिए यूनिवर्सिटी से जोड़ा और इस तासुरियत देने की कोशिश की कि मैं चूँकि एक यूनिवर्सिटी बनाई है और नेक काम के लिए बनाई है और किसी ट्रस्टी को आज तक किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई,
लेकिन इन्होंने सज़ा कर दी है, दे दी है। और पीछे मकसद सिर्फ एक है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त डिक्टेटरशिप है, जो या पार्ट 2 है, वो जो उसके साथ है उसके सारे जुर्म और गुनाह माफ़ हैं, और जो उसके ख़िलाफ़ खड़ा है उसके लिए हर तरह की सज़ा। बड़े दिलचस्प मौके भी आए हैं अंदर। कोई एक आधा मैं चाहूँगा आप शेयर भी कर दें, आपकी ज़ुबानी में सुनना चाहूँगा कि जब इमरान खान साहब को सहाफ़ियों ने बेबस करने की भी कोशिश की सवालात से। नहीं देखें, वो बेबस तो उस तरह से नहीं होते जिस तरह हमारे दोस्त हैं गौर भट्ट साहब, उनका सवाल था कि जब वो बात कर रहे थे कि जी कि पैसा इकट्ठा करना तो कोई मसला ही नहीं है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम से इकट्ठा कर लूँ इतना पैसा, टेलीथॉन कॉन्फ्रेंस से इकट्ठा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि क्या आप सीरत, बार बार वो सीरत नबी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे जहाँ पे पढ़ाई जानी थी बच्चों को, तो उन्होंने कहा कि जी कि चोरी के पैसे से आप कोई मस्जिद बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं जो पैसा इकट्ठा करता हूँ शौकत खानम के लिए, तो उसके ऊपर मुझे तो नहीं पता होता कि कौन किसका पैसा है, कौन पैसा दे रहा है, तो मैं तो नहीं देखता। फिर उन्होंने रिबटल आगे से किया कि जी कि मलिक रियाज साहब तो नॉन चोर हैं, आप उनको मलिक रियाज ठेकेदार कहते थे। तो वो उस बात पे उन्होंने फिर गोल करके जवाब, हसन अय्यूब साहब ने ये बात शुरू की थी कि जी कि मलिक रियाज को आप रियाज ठेकेदार बड़ी नफ़रत के साथ क्या करते थे, फिर उनके साथ आपने ये उनसे पैसे ले लिए, जगह ले ली। तो उन्होंने कहा कि जी वो मैंने तो सिर्फ जगह इसलिए ली थी कि उसके पास अर्थ मूविंग वो जो इक्विपमेंट्स है, किसी वो नहीं थी, हाँ, टीले थे, तो वो उसको डेवलप नहीं किया जा सकता था। तो मैंने तो मलिक रियाज, मेरा सिर्फ इतना था कि मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं। और वैसे लेकिन वो जो असल बात थी वो हमारे चूँकि माहौल इस तरह का था, जो सहाफ़ियों ने भी नहीं पूछी, वो पूछनी ये चाहिए थी कि वो एक बंद लिफाफे में जो असल मसला तो था NCA का, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड का, कि उन्होंने आपको जो पैसा भेजा था वो आपने जिससे पैसा उन्होंने रिकवर किया था उसी को वापस कर दिया एक तरह से। तो असल जुर्म तो ये है। तो इस जुर्म को ना वो बात कर रहे थे इस तरफ, ना हमारे जो दोस्त हैं सहाफ़ी वो भी इस तरह से बात। फिर एक बड़ी बात मज़े की हुई कि उन्होंने पूछा कि जी कि आप डिक्टेटर किसको कह रहे हैं, तो नाम नहीं लिया उन्होंने, और कई मरतबा पूछा उन्होंने कहा जो है जो ये डिक्टेटरशिप ही है, नाम कोई नहीं लिया उन्होंने। वजिया साहब, आज बड़ी तादाद में ख़वातीन MNAs यहाँ पर मौजूद हैं, क्या जनाब? ख़वातीन MNAs भी है और हम अपने वर्कर्स के साथ हम फ़ैसला सुनने के लिए आए हैं 190 मिलियन पाउंड का, जिसको कहा यह जा रहा है कि सियासी कैदी हैं, इनको रिहा किया जाए। तो हम ये देखने के लिए आ रहे हैं और अपनी अदलिया जो कि आज़ाद अदलिया है एक, और उनके हम मिनो अन उस फैसले को तस्लीम करने के लिए यहाँ पे हम खड़े हैं कि जो भी फैसला आएगा हम उनके साथ हैं। और ये पूरी कौम इस इंतज़ार में है कि जो इस मुल्क के पैसे को लूट कर जो जाएगा और जो भागेगा और जो गोगियों और बुज़दारों के ज़रिए इस मुल्क को लूटेगा, अब अदलिया उसके साथ क्या उनका फैसला। जब ये जिस फैसले में आज ये सज़ा हुई है, हाँ। उस वक्त आप भी इमरान खान साहब की पार्टी में थी, तब जब ये सब हो रहा था कैबिनेट में, तब पार्टी के MNAs आपस में बातें करते थे या लीडर कहते थे या कहीं पे बात हुई कि ये गलत हो रहा है खान साहब, ये नहीं होना चाहिए? बहुत हमेशा ऐसी चीज़ें होती थी कि खान साहब ने कोई ऐसा काम किया है और लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे कि अब इसको डिफेंड कैसे करना है। मुझ जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये हिम्मत की और उसके खिलाफ खड़े हुए और उनको छोड़ के वहाँ से निकल आए, जिनके ऊपर बाद में इल्ज़ाम लगाए गए, बहुत बहतान लगाए गए। लेकिन आज वक्त ने साबित किया कि हम सही रास्ते पर थे और हमने जो फैसला लिया वो ठीक किया, इनके चोरों के चुंगल में से और उस टोले में से निकल। आप कहते हैं इंसाफ और अदल के मुताबिक फैसला आया? इंसाफ और अदल के मुताबिक जो भी फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार रिजवान अजीज़ साहब, आज अदालत में सज़ा से पहले एक मंज़र था और आप बानी PTI से बार बार बातचीत कर रहे थे और आपने बड़े तारीख़ी जुमले भी वहाँ पे कहे हैं आपने, जिस पे बानी PTI ने एक मरतबा क्या बात कर रहे हैं आप, तो ये वो ज़रा मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि हुआ क्या था आज, अदालत लगने से पहले क्या हुआ था? अदालत लगने से पहले आप और मैं इकट्ठे ही थे और चाय पी रहे थे उनके वकला के साथ। तो उनके 3 वकला जो आए हुए थे, तीनों से बात हुई और उन वकला के साथ हमारा आज का ताल्लुक़ नहीं है, पिछले 30 साल का ताल्लुक़, ठीक है। तो वो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ पाए गए, हैरत अंगेज़ तौर पे तीनों पे अलग अलग बात हुई, वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ पाए गए कि सज़ा तो होनी है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आज के मुकदमे के अंदर सज़ा होनी है, तयशुदा था, क्योंकि ये वो साहब मेरे साथ आए, हाँ। उन्होंने मुझे भी ये कहा कि हमें पता है क्या सज़ा होनी, तस्लीम शुदा, तयशुदा नहीं तस्लीम शुदा, ठीक है। यानी कि उन्होंने पूरा केस प्लीड किया है।
आर्गूमेंट किया है ना, और उसके बाद उन्हें पता है कि सजा होनी आप है। कह रहे हैं कि वकील को पता होता है कि मैंने केस हारना है या जीतना है? जीतना है। वकील को पता होता है ना मैंने कैसा केस प्लीड किया है, मैंने कैसा किया है। हाँ, इस बात के ऊपर वो ऑप्टिमिस्टिक थे कि हम इसे हाई कोर्ट में सस्पेंड करवा लेंगे। इस बात के ऊपर वो ऑप्टिमिस्टिक थे। ये उन्होंने कहा कि हम पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। हाँ। अच्छा, वो बात जो मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, वो हुआ क्या आपका जो मुकालमा हुआ? मेरा जो मुकालमा हुआ, मैंने कहा कि हजूर, उनसे पूछा गया कि आपने 458 एकड़ सॉरी कनाल जो ज़मीन ली है, वो आपने एक प्रॉपर्टी टाइकून से ली है, तो आप पहले उनके बारे में कुछ और बातें कहा करते थे, अब आप कुछ और कहते हैं। तो उन्होंने मोरालिटी के ऊपर लेक्चर शुरू किया जो वो करते हैं, और अमर बल मारूफ की बात, और कहा कि कुरान पाक में बड़ा जिक्र है इसका, इतनी मतलब 120 जिक्र है। ठीक है, मैंने कहा हजूर आप अमर बिल मारूफ की बात तो करते हैं, आप नहीं अनिल मुनकर की बात क्यों नहीं करते, जो कि उसके साथ ही है, क्योंकि वो किसी गलत बात से मना भी तो करने की बात है ना। भाई आप अगर किसी को नेकी का हुक्म दे रहे हैं तो यू हैड सफिशिएंट करैक्टर के आप नेकी का हुक्म दे सकें। अगर आपका अपना ही करैक्टर जो है उसके अंदर सुराख है, तो उस पर बानी पीटीआई का जो जवाब था, उस पर बानी पीटीआई ने कहा ये क्या जवाब हुआ। अच्छा, उसके साथ मैंने एक और भी बात जोड़ी, मैंने कहा आप हमेशा आधा कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहते? हाँ, ये भी आपने कहा। ठीक है ना। तो उन्होंने इन दोनों सवालों के जवाब में कहा ये क्या बात हुई, आप क्या बात कर रहे हैं। मेरा मतलब ही डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। आपको कैसे तासुरात उनके कैसे लगे, या बॉडी लैंग्वेज अगर आप कहें? जब वो अदालत में आए हैं, वो डाउन थी उनकी बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए ना जर्नलिस्टों से आके, हाँ भाई कैसे हैं आप, आपको आने दिया, ये रश है, ये वो है, ठीक है। उन्होंने अच्छा, जैसे जब हम अदालत में अंदर गए थे तो कोई बाहर जेल में कोई बंदा भी नहीं फटक रहा था, कोई परिंदा भी नहीं था। ये हम बाहर निकले हैं फैसला सुन के, तो फिर पीटीआई के कुछ अहबाब, और वो भी ज़्यादातर वकला अपनी टीमों के हमरा आए हुए थे, उन्होंने मीडिया टॉक की है, या कोई एक आध और पार्टी आई। आपको क्या लगा बॉडी लैंग्वेज यानी यहाँ फैसला सुनने के बाद? ये देखिए, बात ये है कि अगर ये वाला जो था ना, ये मुस्लिम लीग नून का मंजर होता या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंजर होता, कारकुन बाहर पहुंचता, जियाला आके यहाँ पे सीन क्रिएट करता। हम अंदर गए हैं, आप और मैं इकट्ठे गए हैं। आप कह रहे हैं कि मिस बाहर को बंदा ही नहीं था जो कह रहा हो कि मैं पीटीआई का हूँ। मतलब अगर आप बास जर्नलिस्टों को पीटीआई के खाते में शुमार कर लें तो फिर तो थे। कारकुन पीटीआई का नहीं था जो सीने पे हाथ मार के कहता कि मैं, यानी देखिए कोई दो रंगे कपड़े पहन के आया होता, किसी ने गले के अंदर पीटीआई का झंडा लटकाया होता। मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ का कारकुन बाहर पहुंचा ही नहीं, और अगर पहुंचा भी है तो वो काला कोट पहन के वकील बन के पहुंचा है। ठीक है, वो एज ए कारकुन नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया रिजवान अजीज साहब। 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था, बिलाखिर सज़ा के नतीजे में वो सामने आया है इतने मुर्तबा डिले के बाद, और लोगों से बात भी की है। एक शॉर्ट में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर सोने के ज़खायर मौजूद हैं, ये इंकशाफात होते हैं, और साबिक वज़ीर मादनियात क्या बात कर रहे हैं। तो एक साल पहले ये ख़बर देना पड़ी कि पाकिस्तान के अंदर सोने के ज़खायर मौजूद हैं जिनको किसी भी हुकूमती सरपरस्ती में नहीं लाया गया। लोग वहाँ से सोना लेकर जा रहे हैं। पंजाब में अटक के मकाम पर ये क्या हो रहा है, हमने क्या खबर दी थी और उस पर इंकशाफात क्या आए थे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से वापसी पे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में ये बहुत बड़ी खबर है, और पाकिस्तानी मीडिया हो या भारतीय मीडिया, इसमें इस वक्त इसका बड़ा चर्चा है कि सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए और फिर इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। उस वक्त के साबिक निगरान वज़ीर जनाब इब्राहिम हसन मुराद ने इसके ऊपर ये इनिशिएट किया, कमेटी की तरफ लेके गए, चीज़ें बहुत सी हुई, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बावजूद इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसने क्या किया इसके ऊपर। और ये जो सोने के ज़खायर हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, 28 लाख टन तोला सोना है, और इसकी कीमत क्या बनती है, और फिर ये कितनी बेहिसी के साथ इसके साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ आज प्रोग्राम के सेगमेंट में इब्राहिम हसन मुराद मौजूद हैं। आप साबिक निगरान वज़ीर हैं मादनियात के। इब्राहिम हसन मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं आपसे यहाँ से तफसील जानना चाहूँगा कि ये आप जब वज़ीर थे तब आपने ये अनाउंस किया कि ये ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, इनकी मालियत ये है, जो ख़बर है उसकी तफसील तो मैं आपसे जानूँगा, लेकिन हुआ क्या था उस वक्त, बुरा वाक़या बताइएगा।
ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन हमें रिपोर्ट हुआ कि अटक के मुकाम पे जहाँ दरिया सिंध पंजाब में दाखिल होता है उधर 40 से 50 एक्सकवेटर्स इलीगली माइन कर रहे हैं प्लेसर गोल्ड को। तो हम उधर फिर पहुँचे, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक्टिव किया, सेक्रेटरी माइंस उधर पहुँचे और सेक्शन 144 इम्पोज किया। उसके साथ साथ जो एक्सकवेटर्स थे उनको इम्पाउंड किया, कुछ जो लोग उधर मुलविस थे उन पर FIRs हुई। और नेचुरल फॉलोअप में इसका यही बनता था कि हम खुद जाने कि इधर A प्लेसर गोल्ड है कि नहीं है और B अगर है तो किस मिकदार में अवेलेबल है। तो पाकिस्तान की जो प्रीमियम एजेंसी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उनको हमने ये टास्क सौंपा और उन्होंने कुछ माह लगाए और अपनी रिपोर्ट जो है वो हमें हमसे शेयर की प्रिलिमिनरी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 127 मुकामात से 500 सैंपल इकट्ठे किए। फारूक साहब, ये तकरीबन एक 25 किलोमीटर की बेल्ट है अटक खुद से लेके गाजी तक। तो इस पूरे एरिया को इन्होंने सर्वे किया जो ब्लॉक 1 है और इसमें उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 28 लाख तोले सोने की इसमें अवेलेबिलिटी है और इसकी जो मालियत है वो आज के दिन में अगर आप देखें कि 2,80,000 रुपये तोला सोना है तो तकरीबन ये 80,000 करोड़ रुपए बनती है, 800 अरब रुपए। ये तो बहुत बड़ी मालियत का, यानी 800 अरब रुपए पाकिस्तान को तो इस वक्त जब एक रुपए की ज़रूरत है और ऐसे में यानी ये कोई मामूली ख़बर तो नहीं थी उस वक्त जब आपने फिर इसके ऊपर एक्शन या आप कह रहे हैं कि जिस तरह दफ़ा 144 भी वहाँ पर नाफिज की गई, फिर हुआ क्या? यानी आपका टेन्योर था, कमेटी वगैरह बन गई, इसका तरीकाकार क्या तय हुआ था, क्या उसके ऊपर अमल भी हुआ कि नहीं हुआ? जी फारूक साहब, इसमें हमने किया ये कि GSP के साथ 9 ब्लॉक्स बना दिए। जो छोटा ब्लॉक था वो तकरीबन 1.25 लाख तोले का था जिसमें तकरीबन 55 अरब रुपए का सोना था। जो बड़ा ब्लॉक था तकरीबन 5.5 लाख तोले सोने का, उसकी वैल्यू 155 मिलियन रुपीस प्लस थी और हमारा प्लान ये था कि हम इनको साफ शफाफ तरीके से बिडिंग से ऑप्शन के ज़रिए नीलाम करेंगे। तो आपके पास कोई अपडेट्स तो होंगी कि इस वक्त हुकूमत इसके ऊपर ये कर रही है, ये स्टेप लिए जा रहे हैं? डेफिनेटली इस पे देखिए पॉलिसी मेकिंग दरकार थी कि आपके पास लाइमस्टोन का या सॉल्ट का इनका आपके पास लेवी चार्ज है, इसकी आपके रूल्स नहीं बने हुए थे कि आपने गोल्ड के ऊपर क्या चार्ज करना है। हुकूमत ने तो वो बनाने थे, फॉर्मुलेट करने थे और उसके बाद इसको ब्लॉक्स की शक्ल में जो ये बने हुए थे इनको ऑक्शन करना था, जो आज तक जो है वो हो नहीं सका। इब्राहिम साहब, ये कितना मुश्किल है यहाँ से ये सोना निकालना? यानी अगर आप लोगों ने उस वक्त चले इनिशियल स्टेज पे था लेकिन इसको निकालना, इसको आगे ऑक्शन करना, यानी ये कितनी देर के लिए ये हो सकता था, कितनी देर में ये काम सारे हो सकते थे? देखें फारूक साहब, ये तो 2, 3, 4 साल से चोरी हो रहा था इधर, जो भी प्लेसर गोल्ड था ये सारा चोरी हो रहा था। तो ऑब्वियसली अगर किसी आदमी ने एक्सकेवेटर लगाए हुए हैं तो वो एक वाइबल सस्टेनेबल ऑपरेशन है। और ये पंजाब की साइड की मैं आपको बात करूं, KP में भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन थी और आज भी उधर भी इलीगल ये माफियाज हैं जो कि ये माइंस और मिनरल्स की चोरी कर रहे हैं और वो अच्छी भली उससे करोड़ों रुपए की आमदन कर रहे हैं महाना। तो नंबर 1 तो इसको ऑब्वियसली जो है ना ये एक वाइबल एक्टिविटी है और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। लेकिन अब ऑब्वियसली जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो अगर आप डिप्लॉय करें और पूरा साल इसकी माइनिंग हो सके। मेरे पास 1 साल पहले तकरीबन वीडियोज़ आई थी और उसमें यही जिक्र हुआ था। वीडियोज़ मुझे किसी ने भेजी थी, उस वक्त तो मैंने यकीन नहीं किया, अपने सोर्सेज से बात भी की। फिर मैंने कहा ये इतनी अहम बात है, ये कैसे हो सकता है कि लोगों को पता ना हो। और वो उसमें यही था कि वो लगे हुए हैं वहाँ पे, वो जालियाँ लगा के और उसमें से वो उसको बिल्कुल फ़िल्टर करके वो निकाल रहे हैं और कह रहे थे यार ये सोना है और इस तरह से, और खुलेआम हो रहा था। और आप अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब पाकिस्तान को इस सब पैसों की, सोने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उसमें फिर खुलेआम हो रहा है। एक बयान जो आपने भी बात की, मैं बयान भी सामने रख देता हूँ। गोरचानी साहब जो इस वक्त वज़ीर मादनियात हैं, उन्होंने कहा जी KP में पंजाब से भी ज़्यादा सोने के ज़खायर मौजूद हैं और वहाँ पर जी तहकीकात होनी चाहिए। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जी बग़ैर स्टडी के वहाँ पर तो सोने के जो ज़खायर हैं उनको औने पौने दामों में फ़रोख्त किया गया और हम जो है 100% नीलामी करेंगे, शफाफ करेंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को भी? देखिए ये तो अच्छी बात है कि नंबर 1 इन्होंने तस्दीक की है इस डिपॉजिट की
और नंबर 2 ये कि इस पे मीटिंग भी मुतवक्को है मेरे ख्याल से हाईएस्ट लेवल पे, और इसका जब तक फॉलो अप नहीं होगा, इसकी रेगुलर इसकी अपडेट्स नहीं दी जाएंगी तो ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकेगा। और केपी ने मेरे इल्म में है कि 3-4 ब्लॉक्स को ऑक्शन किया है, इनके 17 ब्लॉक्स थे और वो भी अरबों में गए हैं, और उनको भी अगर वो फर्दर स्टडीज़ भी करवाएं और उसकी और आगे जाके जो है वो उसको काफ़ी हाई लेवल पे वो भी इससे आमदन अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, और पंजाब भी इससे काफ़ी रेवेन्यूज़ अर्न कर सकता है। तो फिर पंजाब में और केपी में, यानी इससे जब हमारी ये सर्वे करती हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो ये फिर ये तो बताते हैं कि पाकिस्तान में कहीं और भी किसी मुकाम पे ऐसा हो सकता है, या क्या कोई इस पर स्टडी तो हुई होगी, और फिर अगर हुई है तो फिर वो भी सामने आई होगी? जी देखिए, जीएसपी मेन इदारा है जिसको जो ये करता है। अब नेक्स्ट लेवल पे ये हो सकता है कि इसकी अगर आप इंटरनेशनल इंटरेस्ट चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं, हमारे पास चाइनीज़ आए थे, उन्होंने कहा कि ये आप ब्लॉक्स हमें दें, हम इधर माइनिंग करने में इंटरेस्टेड हैं। और आप देखें कि ये जो खबर है ये अफ्रीका तक पहुंच गई है, अफ्रीका के जो लीडिंग है न्यूज़पेपर्स उधर भी ये पब्लिश हो रही है, और अफ्रीका में गोल्ड की बहुत बड़ा ऑब्वियसली माइनिंग का सेक्टर है, वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। और पाकिस्तान से हमारे पास जो जेम्स और ज्वेलर एसोसिएशन है, इनके भी वफद आए थे, और उन्होंने कहा कि हम सारा गोल्ड स्मगल करके लाते हैं पाकिस्तान में, अगर आप हमें ये ब्लॉक्स दे दें, फौरी तौर पे आप ये ऑक्शन करें, तो हम पाकिस्तान का लोकल गोल्ड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और सिर्फ हम लोकल मार्केट को नहीं बल्कि हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करके इसको वैल्यू एडिशन में भी लेके जा सकते हैं। तो ये तो 1 साल पहले आपके पास ये ऑफर्स आ गई थी, यानी निकालने वाले भी आ गए थे, लेने वाले भी आ गए थे, और फिर 1 साल गुजर गया इस सब में। तो अब आपको क्या लगता है, एक तो ये तो आप कह रहे हैं कि भाई आपको उम्मीद है कि फौरी तौर पे काम ये हो जाएगा, ये खबर कहाँ से दोबारा से इस तरह से आई है कि जब भारतीय मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हो गया, ये बात कहाँ से निकली है? ये हुआ ये कि जब देखें प्लेसर गोल्ड की माइनिंग होती है रिवर बेड के अंदर, सर्दियों के अंदर जब पानी का बहाव कम होता है तो तब इसकी एक्सकेवेशन शुरू हो जाती है। हुआ ये कि जब पिछले 2-3 माह से इलीगल एक्सकेवेशन हो रही थी, किसी न किसी तरीके से ये भारतीय मीडिया तक बात पहुंच गई, और उन्होंने इस इशू को हाईलाइट कर दिया कि बैंकक्रप्ट पाकिस्तान को सोना मिल गया है, सोने के ज़खायर मिल गए हैं, और वो पूरे इंडिया में खबर वायरल हुई, और फिर पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको पिकअप किया, और वहाँ से ये बात हमारे भी इल्म में, हमारे जो रेलिवेंट लोग हैं उनके भी दोबारा आ गई कि ये भी एक असासा है जो हमारा रखा हुआ है अटक के मुकाम पे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अभी एक एक्स मिलिट्री पर्सन का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इससे तो कई ज़्यादा बड़ा ये डिपॉजिट है जो जिधर से ये ओरिजिनेट करता है। तो अब आपको पाकिस्तान को जब डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस वक्त आप बता रहे हैं कि ये जो ज़खायर हैं इनकी मालियत 2 अरब 87 करोड़ डॉलर बनती है, ये कोई मामूली रकम तो नहीं है। इब्राहिम मुराद साहब, आपने वैसे थोड़े से वक्त के लिए हमें खुश तो कर दिया कि हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, और यानी उसके ऊपर जब आप जैसा बंदा बात कर रहा है तो एक तस्दीक भी हो गई, लेकिन अब बस यही देखना है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है और कितना ये शफाफ है। आपने ये ऑक्शन की इसकी बताया कि जब आपने तरीकाकार तय किया था कि इसकी ऑक्शन होगी, गालिबन आपने कहा डिजिटल ऑक्शन। जी देखिए, हमें जब अपने टेन्योर में हमने कोशिश ये की कि हर जगह डिजिटाइजेशन एफर्ट करें और ई बिडिंग और ई ऑक्शन के थ्रू हर चीज़ की जाए ताकि साफ शफाफ तरीके से नीलामी हो, पूलिंग ना हो और आपस में लोग मिले ना। तो इसी तरह आप देखें कि सिर्फ एक कैटल मार्केट का ऑक्शन किया था मैं जब वजीर बल्दियात था, तो 3 अरब 56 करोड़ से वो 5 अरब 70 करोड़ पे चली गई। सेम मंडियां 1 साल के वक्फे से तकरीबन 50% इंक्रीज हो गया। बस आखिरी सवाल है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मुझे वीडियोज़ इस तरह से आई तो बड़ी नॉर्मल वीडियोज़ हैं कि लोग वहाँ पे क्रेनें लेके पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे बार बार साफ़ किया जा रहा है और वो कह रहे हैं ये है सोना। तो उस वक्त तो उसके ऊपर यकीन करने को इस तरह से दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे ज़रूर शेयर किया था। आप लोगों तक भी मकामी लोगों के ज़रिए या किसी तरह से पहुंची थी ये खबर, या आप कुछ सर्वे हो रहा था उस वक्त वजारत के तहत, क्या हो रहा था जब पहली खबर आई थी? देखिए, पहले तो नंबर 1 हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली कि इधर इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल एक्सकवेशन हो रही है और इसको जो है वो रोका जाए। और वो जब वीडियोस हमने देखी तो हम परेशान हो गए कि इतने लार्ज स्केल पे, इतने बड़े लेवल पे ये इलीगल दिन दिहाड़े पंजाब के मिनरल्स को चोरी किया जा रहा है। तो यहाँ से ये बात आई, और मैं आगे यही दोबारा कहना चाहूँगा कि जो पंजाब के मसाइल हैं
इनको नंबर 1 हमें साफ शफाफ तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम आवाम के लिए इनका इस्तेमाल हो, और जो ऐसे माफियाज हैं जो कि चोरी में या ऐसा कोई स्ट्रेटजाइज करते हैं लोगों के साथ मिल के एक्सप्लॉइट करने को पंजाब के वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल को, तो इनको जो है वो रोकना चाहिए। ठीक है। और एंड में एक और जी। बात है कि आप गोल्ड कर रहे हैं, गोल्ड की ये जो वैल्यूएशन है ब्लॉक की, ये तकरीबन 800 अरब रुपए है, और ये ऑब्वियसली 3 जो है वो अरब डॉलर बनते हैं तकरीबन, लेकिन पंजाब में बाकी भी मिनरल्स हैं और पाकिस्तान में भी बाकी मिनरल्स हैं, और ये इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इसको नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे में लेके आना चाहिए, ताकि पंजाब और पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इसको आवाम के लिए और पब्लिक के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम हसन मुराद साहब, आपने ये जो खबर हमारे सामने रखी। और इस वक्त में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजारतों को जम कर रहे हैं, डिवीजन्स को जम हो रहे हैं, और इस वक्त जब बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जा रहा है, कफ़ायतशारी की तरफ जाया जा रहा है, उस वक्त में पंजाब के अंदर 800 अरब रुपए के सोने के ज़खायर मिल जाना, और फिर उनकी 1 साल हो चुका है जब निगरान वज़ीर ने ये बात की, तो 1 साल तक अभी तक उसकी चोरी जारी है, यानी उसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई वाज़ह पॉलिसी मौजूद नहीं है। और इसी तरह इससे भी ज़्यादा का दावा है वज़ीर मादनियात पंजाब के जो मौजूदा हैं गोरचानी साहब कि KP में इससे भी ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। तो जो हमारे पास हैं यानी इसके नंबर्स के ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर ये हमारे पास मौजूद हैं तो गवर्नमेंट को सामने आके अवाम के सामने ये रखना चाहिए कि हमारे पास क्या मौजूद है, इसकी ऑक्शन शफाफ हो रही है, ताकि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरह से ये TV पे आके बयान कर रहे हैं ये दूर हों। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान फ़ारूक को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।